हेलो जी। और आज हमारा सेकंड डे है पौंडीचेरी में। हमने प्लान किया था कि हम महाबलीपुरम जाएंगे, तो हम ऑलरेडी रास्ते में हैं। मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूँगी कि हम वहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं महाबलीपुरम के बारे में। पौंडीचेरी से महाबलीपुरम का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर्स है और चेन्नई से यही डिस्टेंस होता है कुछ 50 से 60 किलोमीटर। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट डेफिनेटली चेन्नई ही है और यहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। महाबलीपुरम कंपाउंड में टोटल 7 साइट्स हैं, 7 टेम्पल। इसे 7 पगोडाज भी बोला जाता है इस जगह को। और जैसा हमें पता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसे बनाया था। बेसिकली बहुत बेसिक स्ट्रक्चर थे, किसी ने देखा नहीं है कि उसके पहले कैसे दिखते थे। फिर 7th और 8th सेंचुरी में पल्लवास डायनेस्टी ने इसको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, लुक, आर्किटेक्चर दिया और इसका नाम मल्लई या कड़ामल्लई की जगह मामल्लापुरम या महाबलीपुरम पड़ा। उस वक्त में ये यूजुअली एक हार्बर होता था, एक पोर्ट होता था बंदर का, जहाँ पे ज़्यादातर ईस्ट एशिया से जो भी ट्रेड होता था, खास करके चाइना, उसके काम आता था। तो हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम आए हैं शोर टेम्पल। पार्किंग से बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता जो था काफ़ी कंजस्टेड था, तो अभी तो हम यहाँ पहुंच गए हैं। टिकट ले रहे हैं और पता चला है कि एक ही टिकट में सारे साइट्स कवर्ड हैं। इसके साथ हम गाइड से भी बात करें तो हमें गाइड मिल गए हैं। गाइड आपको रेंज करेंगे 1200 से 1500 के बीच में, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इस जगह का नाम मल्लई से मामल्लापुरम रखा गया और मामल्लापुरम से महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में महा का मतलब होता है ग्रेट, जो हमारे यहाँ बाहुबली बोलते हैं, और बली मतलब सेक्रीफाइस और पुरम मतलब उस गांव या विलेज का नाम। इसे शोर टेम्पल कहा जाता है, यानी तटीय मंदिर, समुद्र तट के पे होने की वजह से। इस टेम्पल कंपाउंड में किसी ज़माने में 7 मंदिर हुआ करते थे इसी तरीके के, लेकिन उसमें से अभी जो 6 हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जो पहले, एक बहुत पहले कहा जाता है 100 साल पहले या उससे भी पहले शायद एक सुनामी आई थी तब, और अब सिर्फ यही बचा है। महाबलीपुरम की सारी साइट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा 2004 की सुनामी में पानी में डूब गया था। पानी कार पार्किंग तक चला गया था, जो कि यहाँ से अच्छा खासा दूर है। तो जैसे आप टेम्पल के पास आते रहेंगे आपको दिखेंगे बहुत सारी नंदी की स्टैचूज़, जो कि शिवा की सवारी हैं, क्योंकि हम शिवा टेम्पल के पास हैं। और सामने जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क अभी चल रहा है, जिसे अभी ठीक किया जा रहा है, और इसकी वजह से अभी यहाँ पे अंदर कोई जा नहीं सकता। पूरे टेम्पल में एक्चुअली काम चल रहा है। और पहले क्या होता था कि लोग यहाँ पानी पे अपने हाथ पाँव धो करके और फिर मंदिर जाते थे। ये बारिश का पानी है जो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब कभी बारिश नहीं हुआ करती थी तो गांव वाले अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इसे भरते थे, ताकि सबके यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो सके। पुराने टाइम में फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के लिए गांव वाले यहाँ बीच में जो ये पत्थर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति रख देते थे, मंदिर की नहीं, जो अपनी लाते थे वो भी, और उसके आसपास इकट्ठा होके और सेलिब्रेशंस करते थे। और इस जगह पे जानवरों की बलि दी जाती थी। सामने जो है वो मेन टेम्पल है पूजा करने के लिए। उसमें त्रिमूर्ति की पूजा होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, लेकिन उनके जो चैम्बर्स बने हुए हैं, अपने जो कोने हम कह सकते हैं मंदिर में, वहाँ उनकी मूर्ति लगाई गई है। ये जो आप शेर की आकृति देख रहे हैं मंदिर के बाहर, ये पल्लवास डायनेस्टी का सिंबल था। उनके झंडे पे, उनके ध्वज पे यही लगता था, जिससे पता चले कि ये पल्लवास का टेम्पल है। यहाँ पर अंदर देखेंगे तो आपको शिव परिवार दिखाई देगा, जिसमें शिवा, पार्वती और कार्तिकेय, जो उनका दूसरा बेटा है, उसकी आकृति यहाँ पे दिखाई देगी। अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो मैं ठीक से पिक्चर्स नहीं ले पाई। मंदिर का जो बायां भाग है, वहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति है अंदर। वो सोती हुई मूर्ति है, कम से कम 7 फीट लंबाई में लेटी हुई मूर्ति है, लेकिन वो दीवार के इस तरफ है, जिस भाग को हम देख रहे हैं। तो हम एक्चुअली अगर झरोके से देखें भी तो भी हम देख नहीं पाएंगे। मूर्ति कुछ ऐसी दिखती है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप इस शेर को देखें तो ये आपको चाइनीज़ शेर से कुछ मिलता जुलता लगेगा। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे यहाँ पे जो पोर्ट होता था, वहाँ पे चाइना से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। ग्रीको रोमन से भी होती थी, लेकिन चाइना से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था।
शेर को माता शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए कैसे बलि दी जाती है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे शेर पे, तो जो ये किसी देवी की आकृति बनी हुई है जिसे माता दुर्गा रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। ये काफ़ी सुंदर बीच है और बीच के दूसरी साइड पे आपको काफ़ी पॉपुलर होटल्स मिल जाएंगे अगर आप इस एरिया में रहना चाहते हैं। तो हम आ गए पंच पांडव रथास, जो कि अगर आप ऊपर से देखें तो एक रथ की तरह लगता है जिसका कोई पहिया नहीं है, और ये सब एक ही चट्टान पे बना हुआ है, जिसे मॉडर्न भाषा में हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। कि ये पांडवों ने बनवाया था, तो इस जगह का नाम, जो डिफरेंट रथ आप देख रहे हैं उसमें से उनका नाम द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, धर्मराज रथ जो कि युधिष्ठिर बोला जाता है, अर्जुन रथ, इस तरह से है। में पल्लवास ने यहाँ भी डिफरेंट कल्चर से प्रभावित होकर यहाँ का जो आर्किटेक्चर कुछ ग्रीक कुछ रोमन स्टाइल में बनाया। जहाँ द्रौपदी रथ के अंदर हमने माता शक्ति की प्रतिमा देखी, जहाँ पे उनकी जैसे पूजा हो रही है और देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं इसी रथ के बाहर का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ वेस्ट बंगाल के आर्किटेक्चर से थोड़ा प्रभावित लगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो डिज़ाइन आपको समझ में आएगा। ये है अर्जुन का रथ, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके बाहर एक नंदी का स्टैचू भी है, और ये इतना सुंदर बना हुआ है, इसमें इतनी प्यारी जो आकृति बनी हुई है उसको देख के मन नहीं भरता है। बहुत अच्छा काम हुआ है। साथ ही मंदिर के अंदर, जो इस रथ के अंदर की कोई भी प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि इस दौरान चालुक्यास और पल्लवास का जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई थी, और इस रथ का काफ़ी काम काफ़ी जगह पे अधूरा रह गया। ये है भीम का रथ, जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, और यहाँ भी अंदर कोई आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। हालांकि एक शिला है जो एक सोते हुए किसी प्रतिमा की झलक देती है। तो हमारे जो गाइड भैया हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे विष्णु भगवान की सोती हुई प्रतिमा बनाने की कोशिश थी, लेकिन क्योंकि चालुक्यास और पल्लवास की जो वॉर हुई, लड़ाई हुई, उसमें वो काम पूरा नहीं हुआ। और ये है युधिष्ठिर का रथ, जिसे हम धर्मराज रथ भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा को डाइटी मान के उनकी पूजा के लिए ये मंदिर समर्पित था, और जिसका आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं तो ये द्रविडियन स्टाइल में ही बना हुआ है। यह है नकुल और सहदेव का रथ, जो कि क्लियरली काफ़ी सुंदर और रोमन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ये जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं, ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये एंशियंट रोमन आर्किटेक्चर से सिमिलर है।
पहुंचे हैं डिसेंट ऑफ द गंगेज और बाहर बहुत गर्मी है। यहाँ पीछे पार्किंग है जहाँ पे हमने 50 रुपीज़ दिए हैं पार्किंग करने के लिए। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सारे साइट्स को कनेक्ट करता है। ऑल्दो यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है तो ऑफ कोर्स आप वॉक करके ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, बट इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अंदर चल के बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा इस जगह का नाम है रॉक कट केव टेम्पल, यहाँ एक ही जो रॉक थी उसको कट करके इन्होंने ये टेम्पल बनाया था। बेसिकली टेम्पल नहीं है, ये स्तंभ है और स्तंभ के बीच में ये जो जगह है जिसमें एक्चुअली अंदर कुछ नहीं है, इसे मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता था। और हमारे गाइड भैया के कहने पे हमने अंदर जाके ओम चांट किया और जिसकी आवाज़ जो वापस आई एको करके कान में, वो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ये बनाया गया था अर्जुन के द्वारा। अर्जुन को कहा जाता है कि यहाँ पे उसने शिव की तपस्या की, जिसे उसे पशुपत अस्त्र भगवान से चाहिए था, इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। पशुपत अस्त्र का मतलब होता है कि वो एक बार तीर अगर कमान में साध लें तो एक के बाद एक तीर निकलते चले जाएंगे। और बेसिकली वो कौरवों के साथ युद्ध के लिए उसे पाना चाहते थे। पहले यहाँ पे सिर्फ बीच में मेडिटेशन हॉल था और उसके बाद पल्लवास के द्वारा यहाँ पे आसपास ये स्तंभ बनाए गए। और ये है डिसेंट ऑफ द गंगेज। आप सोच रहे होंगे ऐसा नाम क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पूरी आर्टवर्क में गंगा कैसे ज़मीन पे आई, भागीरथी की कहानी बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि पानी कितना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आकृतियाँ देखेंगे तो उसमें काफ़ी लोग पानी के पास बैठे हैं, पानी को फेस करें या पानी की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और बस ये बताना चाह रहे हैं कि पानी इस प्लैनेट के लिए कितना ज़रूरी है और इसके बिना कोई जीवन नहीं होगा। इस साइड को कृष्णाज बटरबॉल बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक मक्खन की डली जैसी जो एक पीस है रॉक का, ये पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ पे इसी तरह रखा हुआ है। ये यहाँ से गिरा नहीं, बारिश धूप हर मौसम में यहाँ पे ऐसा ही रखा है। अगर आप देखें तो ये जो नीचे वाली रॉक है ये कितनी स्लांट है ये। और ये जो पूरा कैंपस है यहाँ का, ये बहुत खूबसूरत है। एक बहुत सुंदर गार्डन है जहाँ पे आप अपने मतलब पिकनिक बना सकते हैं, अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये आसपास आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब हमारी जो आखिरी 2 साइट्स बची हैं उसमें से एक ये है सामने जो ओलंकेश्वरा टेम्पल है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसकी खासियत ये है कि ये एक ओल्ड लाइट हाउस के रूप में तब्दील हो गया था, कन्वर्ट हो गया था। और उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर यहीं से सामने नीचे की तरफ महिषासुर मंडप आता है और फिर वहाँ के उसे देखते हुए हम यहाँ से आगे चलेंगे। थोड़ा ऊपर आते ही व्यू बहुत प्यारा हो जाता है। आप पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट देख सकते हैं। वो सामने समंदर है और यहाँ से दूर दूर तक बिल्कुल गांव दराज बहुत सुंदर व्यू है। यूँ तो ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन पल्लवास इसे भगवान की तीसरी आँख के रूप में देखते थे। वो इसलिए क्योंकि ये ऊंचाई पे होने की वजह से उन्हें हेल्प करता था कि वो जो भी बाहर से शिप आ रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग के शिप थे, या उन पे थोड़ा नज़र रख सकें। बताया जाता है कि यहाँ पे शिप्स को नेविगेट करने के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आग जलाई जाती थी जहाँ से दूर से शिप्स को पता चले कि यहाँ पे पोर्ट है। और ये पुराना हो जाने की वजह से सामने आप देख सकते हैं कि नया लाइट हाउस बनाया गया जो कि अभी ऑपरेशनल है इस एरिया में। यहाँ से शोर टेम्पल सीधा विजिबल है। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। अभी तक जितने भी साइट्स देखी आई थिंक ये वाला मेरा फेवरेट है। एक तो इतना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे काम किया, और जो इसके अमेजिंग फैक्ट्स हैं कि कैसे ये लोग नेविगेट करते थे शिप्स को 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी में। आई थिंक दैट वॉर्न माई हार्ट कम्प्लीटली। और बहुत खूबसूरत जगह लगी मुझे। अब जाते हैं और कुछ खाने को ढूंढते हैं। इस जगह का एक ही जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है कि खाने के कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हमारे गाइड भैया ने बताया कि एक रेस्टोरेंट है, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखा देती हूँ, क्योंकि कल को आप आएँ तो आपको भी उसमें हेल्प हो जाएगी।
तो हम पहुंच गए हैं और जगह का नाम है द मून रेकर्स। जैसा आप सामने देख सकते हैं बोर्ड, और कार पार्किंग भी नीचे है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देती हूँ और आपको ऊपर लेके चलती हूँ। तो जगह तो ठीक ठाक है, और अच्छी बात यह है कि एसी हॉल है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। ओवरऑल खाना थोड़ा डिसेंट ही था, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। और हमने प्रॉन करी और राइस मंगाया है, साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक या जलजीरा टाइप्स।